आज का हम लोगों का साइबर लॉ का लेक्चर स्टार्ट करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 1 का चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट किया था डिस्कस करना। उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई होप ऑडिबल एवरीवन। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? हाँ, ओके। सो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बाकी के ये जो वायरस और कंप्यूटर डैमेज क्या होता है ये सब देख लिया था। नाउ टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विद 2.6, डेफमेशन, हरेसमेंट एंड ईमेल अब्यूज। डेफमेशन का मतलब क्या होता है? मानहानि। अब यहाँ पे आपको दिया है देर आर 10 एक्सेप्शंस जब डेफमेशन या मानहानि जो हम लोग बोलेंगे वो आप फाइल नहीं कर सकते। 10 एक्सेप्शंस है। और वो 10 एक्सेप्शंस कौन से हैं वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो एज यू कैन सी कि एवरी वन गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? कौन सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करता है इसको? न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, कोई ब्लॉग लिखता है। मतलब आप अपने थॉट्स को एक मैनर्ड वे में लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिससे आपको अगर कुछ राइट या रॉन्ग लगता है वो आप बता रहे हो। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाकी जो इंडियन सिटीजन्स है, मतलब हर किसी के पास राइट टू लिव विद डिग्निटी है। तो डिग्निटी आप जब अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो टाइम पे राइट टू लिव विद डिग्निटी बाकी इंडियन सिटीजन्स का कहीं ना कहीं हैम्पर नहीं होना चाहिए। बराबर है, उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर अपने थॉट्स या अपना कुछ स्पीच अगर आप दें, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड नॉट हैपन कि आपने दूसरों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हार्म कर दिए। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मिसयूज्ड बाय फ्यू पीपल। लाइक जहाँ पे हम लोग इसी को आप देखो कि बहुत बार र्यूमर्स फैलाने के लिए हम लोग इंटरनेट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। या फिर कहीं कहीं पे कोई वायलेशंस सडनली इरप्ट हो जाते हैं, उसके लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं। कोई ना कोई रॉन्ग खबर फैलाया जाता है जिसकी वजह से लोग जो है वो भड़क जाते हैं, कहीं पे कोई दंगे हो जाते हैं। वो क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, लेकिन अभी हम लोगों ने जो आईटी एक्ट है उसके अंदर सर्टन अमेंडमेंट्स करके हम लोग ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसको हम लोग कर्टेल करने का, मतलब कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं। बिकॉज आप अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ करके आप इंटरनेट पे अगर कुछ भी लिख रहे हो और उसकी वजह से अगर कहीं पे अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कहीं पे अगर दंगे होते हैं, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। स्टार्टिंग में आईटी एक्ट के अंदर हम लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच था, अभी हम लोगों ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंटरनेट इज कॉस्ट फ्रेंडली एंड इजीली अवेलेबल इन मैनी केसेस ऑफ डेफमेशन एंड हरेसमेंट आर रिपोर्टेड। तो किसी का आप रेपुटेशन स्पॉइल कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? आपके ऊपर डेफेमेशन केस डालेगा। मतलब आपने अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ करते हुए किसी के बारे में कुछ बोल दिया जिससे उसका पब्लिक इमेज जो है उसकी बैंड बज गई। अब ये कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल इमेज हो सकता है, लाइक कोई पॉलिटिकल नेता हो सकता है। बराबर है। ऐसा कोई भी होगा, या फिर आप हरेस कर रहे हो, तो वो सब एवरी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेफेमेशन केस आएगा। नाउ रिमेंबर, क्रिमिनल एंगल जहाँ पे ज्वाइन होता है वहाँ पे डेफेमेशन नहीं आएगा, वो डेफेमेशन से बहुत ऊपर गया केस। फॉर एग्जांपल अगर किसी का अगर एमएमएस अगर स्प्रेड होता है तो जो पर्सन ने उसका एमएमएस स्प्रेड किया है उसके ऊपर क्रिमिनल केस होगा। वहाँ पे जो पर्सन है वो जाके ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास लिव विद डिग्निटी है और तूने वो मेरा वायलेट कर दिया तो मैं तेरे पे मानहानि का केस करूँगा। ऐसा नहीं होगा। That is the difference. Then there are websites available containing
क्या बोला आपको कि बहुत सारे ऐसे सर्टन वेबसाइट्स अवेलेबल रहते हैं जहाँ पे ऑब्सक्योर मटेरियल्स ऐड किए रहते हैं, तो वो टाइम पे भी वो सर्टन कंटेंट जिसने ऐड किए हैं या वो कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहा है उनके ऊपर भी आप डेफेमेशन केस डाल सकते हैं या हरासमेंट केस डाल सकते हैं। डेफेमेशन अगर क्रिमिनल पिक्चर अगर आता है, एंगल आता है, तो वो टाइम पे वो फिर डेफेमेशन में नहीं आए जाएगा, उसके बहुत ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, डेफेमेशन का मतलब क्या होगा, कोई भी या तो बोल के या कुछ साइंस बता के या फिर कोई एक स्पीच दे के, कोई एक आर्टिकल लिख के, कोई भी एक एग्जैक्टली कोई भी एक वे में, या कुछ एक चीज़ पब्लिश करके, जैसे किसी का एक कार्टून इमेज पब्लिश कर दिया, किसी का एक फ़ोटो पब्लिश कर दिया, जिससे वो कोई एक XYZ पर्सन का जो रेपुटेशन है या उनका जो एक पब्लिक इमेज होगा उसको वो हैम्पर करने का ट्राई कर रहा है। बराबर है। तो वो टाइम पे हम लोग को क्या बोला है, अंडर IPC सेक्शन 499 टू डिफेम दैट पर्सन, IPC 499 यूज होगा। किसके लिए? इन सिंपल लैंग्वेज, डेफेमेशन मीन्स डैमेज डन टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। कोई भी पर्सन का रेपुटेशन अगर हम लोग किसी दूसरे पर्सन ने अगर हार्म किया है बाय स्पोकन वर्ड्स, बाय पब्लिशिंग सम आर्टिकल और एन इमेज, या फिर सपोज कि कोई एक आधा कोई साइन बना ऐसा जिससे उसका इमेज हैम्पर हो गया, कोई स्लोगन्स यूज़ किए हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे उसका रेपुटेशन हार्म होता है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज कि आपने डेफेमेशन अप्लाई किया है। अब उसके आगे क्या होगा, द imputation cannot be said to harm a person's reputation unless that imputation directly or indirectly in estimate of others or lower the moral of intellectual characters। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, पनिशमेंट क्या होगा अगर किस ऐसा कुछ होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, इफ मीना इज राइटिंग अ लेटर टू नीता which is derogatory of Neeta, it is not considered as defamation. But if a Meeta is writing a letter to Neeta which contains derogatory comments about Reema, then it considered as defamation। मतलब अगर मैं इंडिविजुअली कोई एक पर्सन को लेटर लिख रहा हूँ और उसके अंदर अगर मैं उसके साथ झगड़ा करता हूँ या जो भी लिख रहा हूँ या जो भी फोटो दे रहा हूँ उसको, जो भी कुछ बोल रहा हूँ, तो वो टाइम पे हम दोनों के बीच में बात हुआ है, तो वहाँ पे डेफेमेशन नहीं आएगा। मतलब हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, मैंने उसको गाली दिया, उसने मुझे दिया, या जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे डेफेमेशन नहीं आ रहा है, मतलब उसका रेपुटेशन हार्म नहीं हो रहा है, बिकॉज दो लोगों के बीच में बात हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि अगर दो लोगों के बीच में बात हो रहा है और उसमें अगर कोई तीसरे पर्सन को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं या कोई थर्ड पर्सन के बारे में अगर हम लोग कमेंट कर रहे हैं, देन वो थर्ड पर्सन कैन फाइल डेफेमेशन केस अगेंस्ट जो भी पर्सन उसके बारे में बुला रहेगा। अब डेफेमेशन डिफाइन किसके अंदर है, IPC सेक्शन 499, और उसके पनिशमेंट किसके अंदर डिफाइंड है, IPC 501। क्या लिखा है, 2 साल का सजा हो सकता है, उसके साथ में फाइन हो सकता है, और वो फाइन जो है वो IPC सेक्शन के अंदर जितना बड़ा पर्सन है उतना बड़ा वो डेफेमेशन केस फाइल कर सकता है। मतलब आपने देखा रहेगा कभी कभी समवन फाइल्स मानहानि का केस 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म में एक्सटेंड टू 2 ईयर, मैक्सिमम 2 साल का जेल हो सकता है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, द लॉ प्रोवाइड्स दैट हुएवर प्रिंट्स और एनग्रेव्स एनी मैटर, मतलब किसी के बारे में आपने रूमर्स फैलाए, कोई मैगजीन में लिखा, यूट्यूब पे डाल दिया, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ऐसे कोई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाला जहाँ से लोगों ने उसको देखा समझा और सच मान लिया, चाहे वो सच है या ना है नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग वैसे कुछ आर्टिकल्स या कुछ पोस्ट जो है उसको वी कैन बिलीव दैट such matter is defamatory and shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine or both under IPC section 501। 2 सेक्शंस याद रखना है। डेफेमेशन क्या होगा, डेफेमेशन कभी कंसिडर होगा कि वो डेफेमेशन है, मतलब अगर पेरेंट्स अगर बच्चे को चिल्ला रहे हैं तो बच्चा जाके डेफेमेशन केस फाइल नहीं कर सकता पेरेंट्स के ऊपर कि इन्होंने मुझे चिल्लाया, इन्होंने मुझे ये बोला वो बोला, मेरा जो कैरेक्टर है उसको हार्म किया।
सो दैट इज नॉट द केस. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पब्लिशर एंड एडिटर हु पब्लिश defamation matters are also liable for defamation. तो अगर कोई न्यूज़ पब्लिशर है, मैगजीन पब्लिशर है, तो उनके ऊपर भी ये सेम प्रॉब्लम आ सकता है. बट उसमें 10 एक्सेप्शंस है, और वो 10 एक्सेप्शंस कौन से, मतलब वी हैव 10 डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशंस जिसमें डेफेमेशन फाइल नहीं होगा. सो यहाँ पे देखो, वी हैव टोटल 10 एक्सेप्शंस. फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? इम्प्यूटेशन ऑफ अ ट्रूथ which public good required to be made or published. It is not the defamation to impute anything which is true concerning any person. So अब देखो कि अगर हम लोगों ने, जैसे अभी नीरव मोदी है जो बैंक का पैसा लेके भाग गया, सो अब अगर उसके अगेंस्ट अगर कोई एक न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़पेपर्स अगर आर्टिकल पब्लिश करता है कि हाँ ये पर्सन ने ऐसा किया, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम नीरव मोदी कैन नॉट फाइल अ डेफेमेशन केस अगेंस्ट एनी न्यूज़पेपर आस्किंग दैट यू आर स्पॉइलिंग और यू आर हैम्परिंग माई पब्लिक इमेज, बिकॉज उसने सच में वो किया हुआ और वो सेम जो ट्रूथ है वो न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक में आ रहा है. सो दैट टाइम defamation case cannot be filed. Next क्या बोला है? Public conduct of public servant. It is not defamation to express in a good faith any opinion whatever respecting the conducting of public servant in the discharge of his public functions or respecting his character. So अगर public servant है, देखो यहाँ पे public servant, like we have public servants, many government officers, पुलिस ऑफिसर्स, लाइक IAS IPS ऑफिसर्स, या और कोई जो पब्लिक सर्वेंट्स रहेंगे. अब उन्होंने कोई एक अपना ड्यूटी किया हुआ है, ठीक है. सपोज अगर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको कचरा नहीं फैलाना है, जो हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, तो वो टाइम पे अगर वो किसी को अगर बोलता है कि ओके आपको यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है, अगर कोई फैला रहा है तो उसको हम लोग उनको हम लोग न्यूज़ पे ला रहे हैं कि देखो ये लोग जो कचरा फैलाएंगे उनको हम लोग ऐसा कुछ पनिशमेंट देंगे. तो अभी जिसने वहाँ पे अगर कोई कचरा डाला था, उसका सपोज पेपर में इमेज आ गया, तो दैट पर्सन कैन नॉट फाइल अ डेफेमेशन केस अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट ऑफिसर कि आपने मेरा पब्लिक इमेज स्पॉइल किया. नहीं, बिकॉज वो अपना एक ड्यूटी कर रहा था स्वच्छ भारत मिशन अकम्प्लिश करने के लिए. थर्ड एक्सेप्शन क्या है? कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन. इट इज़ नॉट अ डेफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन whatever respecting the conduct of any person touching any public question and respecting his character. जैसे आप देखो कि अभी पब्लिक क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी आप फार्मर्स का इशू चल रहा है, तो अभी अगर कोई एक फिल्म सेलिब्रिटी है या कोई एक और कोई एक सेलिब्रिटी या कोई भी है, अब वो पर्सन अगर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आके या कोई एक न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल पब्लिश करता है जिसमें ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि ओके ये इशू क्यों चल रहा है, ये इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इट शुड कम टू एन एंड, वो अपने जो पॉइंट्स है उसके जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस कर रहा है. तो वो टाइम पे एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स ऑन सच पब्लिक इशू और on such public questions, that is not the defamation case. because in general मैं बोल रहा हूँ कि ओके इतना दिन फार्मर्स का प्रोटेस्ट नहीं चलना चाहिए, गवर्नमेंट शुड कम अप विथ some concrete plan. at same point of time farmer should also cooperate with government and try to resolve it. कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज़ आना चाहिए. या फिर मैं सिर्फ फार्मर के सपोर्ट में बोल रहा हूँ या सिर्फ मैं गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोल रहा हूँ. आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़ प्रोग्राम्स आज के टाइम में मिलेंगे, लेकिन दैट डज नॉट कंसिडर्ड एज डेफेमेशन. मतलब गवर्नमेंट आके या फार्मर्स आके मेरे ऊपर डेफेमेशन केस फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ पे जो पब्लिक इश्यूज अगर कुछ चल रहा है, रिमेंबर पब्लिक इशू, फार्मर इशू जो चल रहा है दैट इज़ अ पब्लिक इशू, हर कोई अपने थॉट्स बता सकता है. सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई कुछ बोलता है तो वो डेफेमेशन कंसिडर नहीं होगा. सो यहाँ पे देखो दिया है, इट इज़ नॉट डेफेमेशन इफ ए टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन व्हाटसोएवर रिस्पेक्टिंग जेड्स कंडक्ट इन पेटिशनिंग गवर्नमेंट. सो जैसे यहाँ पे दूसरा दिया है, मैंने आपको फार्मर इशू वाला करंट जो चल रहा है वो बताया. फोर्थ में क्या लिखा है?
Publication of reports of proceeding of court. It is not defamation to publish substantial true report of proceeding of a court of justice or result of such proceeding. मतलब आप देखो कि अभी जैसे कोई मर्डर केस है, कोई या फिर आप जैसे विजय माल्या का केस चल रहा है, तो कोर्ट के क्या प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट ने क्या सज़ा दिया उसको, ये सब कुछ जो है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स वो पब्लिक में आता है। और उसका आने का मेन रीज़न क्या रहता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड नॉट हैपन कि हर कोई ऐसा पैसा लेके बाहर भाग जाए। तो अगर ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई भी अगर इंक्वायरी होता है, कोई भी अगर पनिशमेंट होता है, तो वो सबको पता चलना चाहिए। तो यही सेम चीज़ अगर कोर्ट भी कर रहा है, तो वो विजय माल्या आके जो लोगों ने वो डिटेल्स उसके पब्लिक किए उनके ऊपर वो डिफेमेशन केस फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज दैट्स अ कोर्ट प्रोसीडिंग। हाँ, लेकिन सारे ऐसे चीज़ें हम लोग बाहर पब्लिक में नहीं लाएंगे। सर्टन चीज़ें हम लोग हाइड भी करते हैं, जिससे दंगे हो सकते हैं। हम लोग का जो नॉर्मल जो पब्लिक रह रहे वहाँ पे कहीं पे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, कम्युनल वायलेंस हो सकता है, ऐसे चीज़ें हम लोग बाहर नहीं लाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ जस्टिस ऑफ पीस और अदर ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन ओपन कोर्ट प्रिलिमिनरी टू अ ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द अबव सेक्शन। नाउ फिफ्थ एक्सेप्शन क्या है, merits of a case decided in court or conduct of witnesses another, it's not defamation to express in good faith। like देखो यहाँ पे क्या बोला है, A says I think Z's evidence on a trial is so contradictory that he must be stupid or dishonest। A is within his exception if he says that is in good faith, in as much as the opinion which he expressed respects Z's character as it appears in Z's conduct as witness and no further। But A says, I don't believe what Z asserted at the trial because I know him be a man without a। यहाँ पे अभी क्या बोला है कि अगर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ओके, जैसे आप देखो कि बहुत बार स्टूडेंट्स एग्जाम में आता है, तो अगर वो प्रिपेयर होके नहीं आ रहे, मैं वाइवा ले रहा हूँ या फिर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, और मुझे पता है कि कोई एक स्टूडेंट पूरे सेमेस्टर अगर वो कॉलेज में नहीं आया था और लास्ट मोमेंट पे आके इफ़ ही ट्राइज टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल, आई नो कि ये वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा, पूरे सेमेस्टर आया नहीं है, पहले से 2-4 केटी लगा हुआ है, तो अगर मैं ये स्पेसिफिक चीज़ें अगर मेंशन करता हूँ, इट डजेंट मीन्स कि वो स्टूडेंट आके मेरे पे डेफेमेशन केस फाइल कर सकता है। माना नहीं कि सर आपने 50 लोगों के बारे में सामने ऐसा बोला मेरे बारे में, तुम मेरा पब्लिक इमेज जो है वो हैम्पर हो गया, आई एम फाइलिंग डेफेमेशन केस, माना नहीं केस अगेंस्ट यू, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सिक्स्थ एक्सेप्शन क्या है, merit of public performance, it is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of any performance which its author has submitted to a judgment। explanation क्या दिया है, a performance may be substituted to judgment of public expressly or by act on part of the author। so जैसे अभी आप देखो कि अगर कोई एक ड्रामा चल रहा है, कोई एक मूवी बना दिया है, कोई एक स्पेसिफिक कोई एक प्रोसीडिंग के बारे में, जैसे आपने देखा लेगा आर्टिकल 15 आया था और कुछ है, तो उसमें अगर वो सेम जो केसेस चल रहे थे उसके बारे में अगर हम लोग कुछ बता रहे, तो वो टाइम पे वो लोग आके, जैसे वो तलवार करके मूवी आया था, तलवार फैमिली जो था उसका एक बेटी जो मर गया था और मॉम डैड जो डॉक्टर थे उनके बारे में मूवी आया था, तो वो टाइम पे जो कैरेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो केस के ऊपर हम लोग मूवी बना रहे हैं, वो आके वापस डेफेमेशन केस फाइल नहीं कर सकते। सो देखो यहाँ पे आपको एक इल्यूस्ट्रेशन क्या दिया है, अ पर्सन हु पब्लिश अ बुक submits that book to judgment of public, a person who makes a speech in public submits that speech to a judgment of the public, an actor or a singer who appeared on public stage submit his acting or a singing in the judgment of public। A says of book published by Z, Z's book is foolish, Z must be a weak man, Z's book is indecent, Z must be a man of impure mind। A is within the exception if he says this is in good faith, in as much as the opinion which he expressed of Z's respects। तो अभी अगर किसी ने कोई एक बुक पब्लिश किया जैसे चेतन भगत है, तब आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग उसका तारीफ करते हैं, या हाँ, वी ऑल नो इन व्हाट मैनर मैनी पीपल
अप्रेज फ्यू ऑथर्स, तो अब आपने एक बाउंड्री में, एक लिमिट में रह के अगर अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए कि उसके बुक कैसे है, क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, तो वो टाइम पे दैट ऑथर कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट यू। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, नॉर्मली अगर आप अपना उसके बुक के बारे में अगर कुछ जजमेंट दे रहे हैं, स्टोरी बताया है, वो बहुत पुराना है, पुराने मूवीज जैसा है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपने ऐसा बोला कि आई एम नॉट सरप्राइज दैट चेतन भगत बुक इज फुलिश इंडिसेंट फॉर ही इज द वीक मैन एंड, सो अब आप बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहे हो उसके बारे में, तो वो जो है ना, वो अभी एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसको पर्सनली अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट ऑथर और अ पर्सन कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू। हाँ, लेकिन आप इन जनरल उसके बुक के बारे में बोल रहे हैं जो उसने अगर दिया हुआ है, देन दैट्स नॉट द डेफेमेशन केस। ये द सेम थिंग गोज विथ मूवी रेटिंग एजेंसी ऑल्सो। देखो ना, आपने कभी देखा रहेगा कि ओके मूवी बनता है, ये हीरोइन है, ये हीरो है, इसने गंदा एक्टिंग किया, अच्छा एक्टिंग किया है, सेम स्टोरी लेके आया है, तो वो टाइम पे जो मूवी के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है वो आके डेफेमेशन केस फाइल नहीं करते, बिकॉज उन्होंने जो पब्लिक में रखा है उसी के ऊपर कोई ना कोई अपने ओपिनियन दे रहा है विद इन अ लिमिट। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि ओके ये प्रोड्यूसर है, इसी की वजह से ऐसा हो गया है, वो आप उसको पर्सनली अगर क्रिटिसाइज करोगे, उसके पर्सनल लाइफ में अगर इंटरफियर करोगे, उसको अगर आप सामने ला रहे हो, कि अगर आप बोलोगे कि हाँ इसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, इसी के लिए उसने उसको हीरोइन लिया हुआ है, देन दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल, वो टाइम पे डेफेमेशन केस जाएगा। सेवेंथ एक्सेप्शन क्या है, सेंसर पास्ड इन अ गुड फेथ बाई पर्सन हैविंग अ लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर, इट इज नॉट डेफेमेशन इन पर्सन हैविंग अदर ओवर एनी ओवर अनदर एनी अथॉरिटी। सिंपल समझ से, अ जजमेंट सेंसरिंग इन गुड फेथ। आपको मैं बताता हूँ, आप देखो कि अपने जब गांधी जी को गोली मारा था गोडसे ने, तो उसके जो भी स्टेटमेंट उसने कोर्ट में दिए थे ना, वो पब्लिक कभी नहीं किए, बिकॉज वो स्टेटमेंट सेम अगर पब्लिक होते थे ना तो बहुत ज़्यादा दंगे भड़क जाते थे। तो कभी भी अगर ऐसे सर्टेन चीज़ें अगर हम लोग सेंसर कर रहे हैं इन अ गुड फेथ, तो वो टाइम पे वो डेफेमेशन कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, सो सर्टेन चीज़ें हम लोग को बच्चों के सामने नहीं लाना है, इसके लिए हम लोग सेंसर कर रहे हैं, या सर्टेन चीज़ें हम लोग को कोई हार्ट पेशेंट है उसके सामने नहीं लाना है, इसके लिए हम लोग उसको सेंसर कर रहे हैं। एनी सच थिंग इज अप्लाइड। ओके, एथ एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर आप देखोगे एग्जाम्पल क्या दिया, इफ ए इन अ गुड फेथ अक्यूज जेड बिफोर मैजिस्ट्रेट, इफ ए इज ए इन गुड फेथ कंप्लेन ऑफ द कंडक्ट ऑफ जेड अ सर्वेंट और टू जेड्स मास्टर। मतलब सपोज कि आपने कोई किसी का नौकर है, एक सर्वेंट है, उसका कंप्लेन अगर उसके बॉस को कर दिया कि ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो वो जो सर्वेंट है वो आके आपके ऊपर डेफेमेशन केस फाइल नहीं कर सकता। दैट्स अ एक्सेप्शन, बिकॉज उसने अपना ड्यूटी प्रॉपर नहीं किया और आपने उसका कंप्लेन कर दिया। बिकॉज अगर ऐसा होने लगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि वी आर इन सम होटल, अब वहाँ पे कोई जो रूम सर्विस है या कोई भी है, वो अगर अपना ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर रहा है, आई गो एंड फाइल कि आई गो एंड कंप्लेन अबाउट दिस रूम सर्वेंट, तो वो आके मेरे ऊपर डेफेमेशन केस फाइल नहीं कर सकता। नाइन्थ एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेज टू बी हु मैनेजेस हिज बिजनेस सेल नथिंग टू जेड अनलेस ही पेज यू रेडी मनी। मतलब बहुत सारी शॉप में लिखा रहता है ना कि आपको पहले कूपन लेना है, आप पहले पे करो, बाद में आपको जो भी प्रोडक्ट है वो मिलेगा। तो अगर सपोज अगर वहाँ पे अगर अंबानी आता है एंड उसको भी बोला जाता है कि ओके यू फर्स्ट टेक अ कूपन और उसके बाद में आपको फूड मिलेगा या जो भी प्रोडक्ट है वो मिलेगा, so he cannot directly file a case against defamation case against that person stating कि अगर मेरा रेपुटेशन इतना बड़ा है एंड यू डोंट ट्रस्ट मी, आप पहला पैसा मांग रहे हो मेरे पास से, सो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो एक जो रूल है वो रूल है। एक्सेप्शन क्या है, अब टेंथ एक्सेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब whoever threatens another with any injury to his person, reputation or a property, or to a person or reputation of anyone in whom that person is interested,
with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which is not legally bound to do. मतलब आपने किसी को डराया धमकाया और उसके थ्रू ज़बरदस्ती कोई काम कराया है, उसको मारा है, फिजिकली टॉर्चर किया है, मेंटली किया है, तो वो टाइम पे वो जो है ना वो फिजिकल क्राइम हो गया, वो मेंटल हरासमेंट हो गया, वो डेफिमेशन से एक लेवल ऊपर चले गया। और वही यहाँ पे दिया है, देखो क्या बोला है, द साइबर क्रिमिनल हैविंग वायलेंट माइंड टू थ्रेटन and intimidate others are punishable under IPC 503। सो मतलब आप डरा धमका के अगर किसी के पास ज़बरदस्ती अगर कोई काम कराते हैं तो IPC 503 के अंदर वो क्रिमिनल नेचर में आएगा, IPC सेक्शन 499 के अंदर नहीं आएगा, विच इज़ अ डेफेमेशन केस। ठीक है, सो अगर आप डरा धमका के अगर ज़बरदस्ती कुछ काम कराया हुआ है वो अलग हो गया। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए थ्रेट्स टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन इन हुम द पर्सन थ्रेटन इज इंटरेस्टेड इज विद इन दिस सेक्शन। तो अगर मैंने बोला है कि ओके इफ़ यू डू, अगर जैसा वो अपने बॉलीवुड मूवी में हर जगह चलता है, ये नहीं किया तो आपके फैमिली मेम्बर को ये होगा वो होगा, सेम चीज़, तो वो क्रिमिनल एंगल आ गया वहाँ पे। सो पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब ज़बरदस्ती किसी के पास आपने कोई किडनैपिंग कराया, मर्डर करा दिया, किसी को धमकी दिलाया, किसी को मारा, किसी दूसरे के थ्रू कराई, ये सब, तो वो टाइम पे ये वाला पॉइंट आएगा। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में हम लोगों ने क्या बोला था, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और फाइन हो सकता है। और उसके साथ देन नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर डायरेक्टली अगर मर्डर लेवल तक आ गया या उससे बहुत ज़्यादा अगर किसी को हार्म किया, सो वो टाइम पे 7 साल और फाइन इतना हो सकता है, मतलब 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट हो सकता है मैक्सिमम। और उसके आगे क्या बोला है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा मारा है, फ्रैक्चर हो गया, एक आधा हाथ पैर चले गया। सो ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग क्राइम है जिसमें बहुत ज़्यादा किसी को आप तकलीफ दे रहे हो, तो वो टाइम पे ये वाला आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, आई होप 10 एक्सेप्शंस आर क्लियर। एनी पर्सन, एनी डाउट, एनी पर्सन, एनी डाउट्स गाइज, एनीवन? आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ओके, ठीक है, सो विल कंटिन्यू नाउ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोर्नोग्राफी। एज नेम सजेस्ट वी ऑल कैन आइडेंटिफाई दिस टॉपिक। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई भी ऐसे ऑब्सकेन मटेरियल आप साइबर स्पेस पे, साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट पे या फिर व्हाट्सएप चैट या कहीं से भी कोई भी एक मीडियम के आप क्रिएट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं, ये देखो ये सारे वर्ड्स आए। क्रिएट करना मतलब आपने रिकॉर्ड किया, बराबर है। डिस्प्ले करना आपने कहीं पे अपने वेबसाइट पे बताया। डिस्ट्रीब्यूट करना व्हाट्सएप ग्रुप में आपने डाला, या फिर आपने किसी ने डाला था वो आपने इंपोर्ट किया, या आपने ऑनलाइन कहीं पे कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पब्लिश किया जहाँ से हज़ारों लोग देख सकते हैं, बराबर है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्टार्टिंग में ये सेम चीज़ें जो है ना, वो जो ऑफलाइन चल रहा था आज के टाइम पे वो सब ऑनलाइन चले गया। और ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है ना कि एक बार कोई एक वीडियो, एक फ़ोटो या कुछ भी एक बार ऑनलाइन चले गया, उसके बाद उसको डाउन लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब आप कहीं ना कहीं से अगर उसको डाउन लाएंगे ना तो कोई ना कोई दूसरे लोकेशन से कोई ना कोई दूसरा पर्सन उसको अपलोड कर देगा। सो इट्स लाइक दैट। सो एक बार अगर कोई एक MMS या क्लिप या फोटो या कुछ भी अगर एक बार ऑनलाइन चले गया तो उसके बाद उसको डाउन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, साइबर पोर्नोग्राफी इज बैंड इन मैनी कंट्रीज एंड लीगलाइज्ड इन सम। सो देर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे ये सब लीगलाइज्ड है, मतलब वहाँ पे जो इसमें काम करते हैं दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल वन, ट्रेनिंग होता है उनको, अलग से उनके टेस्टिंग होते हैं, सब कुछ होता है, मतलब वो अपने चॉइस से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लाइक एज यू कैन सी सनी लियोनी, सो वो अपने मर्जी से उसमें वर्क कर रही है। ठीक है, सो वहाँ पे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया है।
सो आप देखो कि जैसे इंडिया में अगर कोई फिल्म स्टार होते हैं, वैसे यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ पीपल आर स्टार इन सम कंट्रीज एट देयर लोकेशंस। अब इंडिया में क्या बोला है, आईटी एक्ट 2000, दिस इज द ग्रे एरिया ऑफ अ लॉ। मतलब ग्रे एरिया का मतलब क्या है, कुछ क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, हम लोगों ने प्रॉपर ढंग से रूल बनाया ही नहीं है। मतलब वेर इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बट नॉट लीगलाइज्ड आइदर। सो दिस इज द मेन कंफ्यूजन। मैंने आपको बोला था ना कि इंडिया में ब्राउजिंग अ पॉर्न कंटेंट, दैट इज नॉट द क्राइम, पब्लिशिंग दैट्स अ क्राइम। सो वो ग्रे एरिया हो गया। मतलब आप एक चीज़ कर रहे हो, अब ब्राउज करना अगर क्राइम नहीं है, अगर मैं ब्राउज करता हूँ, सर्च करता हूँ, दैट इज़ नॉट द क्राइम। बट इफ़ आई क्रिएट अ वेबसाइट, इफ़ आई पब्लिश दोज कंटेंट, दैट्स अ क्राइम। सो मतलब अगर ब्राउज कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो पब्लिश कर ही रहे हैं ना, तभी तो लोग ब्राउज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अंडर सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट देर आर, अगर ऐसे कुछ मटेरियल अगर पब्लिश किए तो वो टाइम पे अंडर सेक्शन 67 क्या बोला है, 3 साल तक का जेल हो सकता है, 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। सो पब्लिकेशन विच इंक्लूड्स अपलोडिंग ऑन अ वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप और एनी अदर डिजिटल पोर्टल, बराबर है, जिससे बाकी लोग वो कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अंडर सेक्शन 67 पनिशमेंट थिंग। ट्रांसमिशन includes sending obscene photos or image to any other person via email, messaging, WhatsApp or any other digital media, causing to be published or transmitted. This is a very wide terminology which would end up making intermediary portal liable. मतलब आप देखो कि आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे ऐसे मटेरियल नहीं मिलेंगे। दोज प्लेटफॉर्म्स आर नॉट सपोर्टिंग सच कंटेंट। अगर गलती से किसी ने अपलोड किया है वहाँ पे और किसी ने अगर कंप्लेन किया, तो इमीडिएटली वो कंटेंट, वो अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज आप अपने प्लेटफॉर्म को भी ऐसे चीज़ों के लिए अलाउ नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ वाई अगर कभी भी अगर ऐसे कुछ कंटेंट अगर वहाँ पे अपलोड होते हैं तो इमीडिएटली कंप्लेन आने पे वो बैंड हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोला है, सेक्शन 67A ऑफ आईटी एक्ट makes publication, transmission, causing to be transmitted, published in electronic form any material containing sexually explicit act or a conduct punishable with imprisonment कितना है, 5 साल है, और फाइन कितना हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। सो ऐसा कुछ भी चीज़ अगर पब्लिश किया तो फाइन और ये पनिशमेंट लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया था, व्यूइंग इज लीगल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये लीगल है। बट डाउनलोडिंग एंड व्यूइंग सच कंटेंट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। पब्लिकेशन ऑफ सच कंटेंट ऑनलाइन इज इनलीगल एंड स्टोरिंग सच कंटेंट दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑफेंस। मतलब आप स्टोर कर रहे हो, सेव कर रहे हो, दैट इज नॉट द ऑफेंस। बट अगर आप वो सेव किया हुआ चीज़ अगर किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, दैट इज द ऑफेंस। सो ट्रांसमिटिंग such content via messaging, email or any other mode of digital transmission, that is an offense. So ये एक confusing part है कि एक एक्टिविटी अलाउड है, एक अलाउड नहीं है। तो स्टोरिंग इज अलाउड, there is no offense if someone stores such content. So अगर आपने स्टोर किया हुआ है और दूसरे किसी को अगर आप वो भेज रहे हो, then the crime starts. And next important thing, ये सब ठीक है, लेकिन जो सबसे स्ट्रिक्ट पार्ट जो है इंडिया में वो है, अगर ऐसा कोई भी मटेरियल या ऐसे कोई भी आप वीडियो या एमएमएस या फोटोज़ आप शेयर कर रहे हैं जिसमें अगर जो माइनर्स इंक्लूडेड है, बच्चे, चिल्ड्रंस, सो वो टाइम पे तो ऐसे चीज़ों को अगर आपने गलती से भी अगर आगे किसी को फॉरवर्ड किया और उसने अगर कंप्लेन किया तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है इंडिया में। नॉर्मल जो कंटेंट है उसमें इतने आपको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर होगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना है एंड वो ज़रूरी भी है। अदर आईटी ऑफेंसेस बहुत सिंपल है, अब ये मैं बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक टेबल दिया हुआ है हम लोगों को। सो फॉर MCQ पर्पज़ एंड फॉर अदर पर्पज़ यू सपोज टू मेमोराइज दिस टेबल। जैसे सेक्शन 66 है, ऑफेंस क्या है, आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई कोड जो है उसको टेम्पर किया, मॉडिफाई किया उसमें,
जैसे वो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, तो उसके लिए क्या कितना सजा होगा? 3 साल तक का जेल हो सकता है, 2 लाख तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। देन 66 में क्या बोला है? कंप्यूटर रिलेटेड अदर ऑफेंस, जैसे वायरस स्प्रेड करना, किसी के कंप्यूटर में और कुछ करना, वो सब आएगा। 66A क्या है? सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजिंग थ्रू कम्युनिकेशन, ऑफेंसिव हम लोग को सबको पता है। सो उसके लिए भी क्या सजा होगा, कितना फाइन होगा, वो लिखा हुआ है यहाँ पे 66B। अब आप देखो, आपको है ना कंबाइन करके रखना है कौन से ऐसे पनिशमेंट क्राइम्स है जिसके लिए पनिशमेंट सेम है, तो उसको आप साथ में लेबल करके रखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 66 के जो भी ABC वाले हम लोग के प्रोविजंस है ना, सब में ऑलमोस्ट सजा सब में सेम है, 3 साल जेल, 1 लाख फाइन, 3 साल जेल, 1 लाख का फाइन। सो यहाँ पे क्या बोला है? 66B में क्या बोला है? डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे चोरी का मोबाइल अगर खरीदना बेचना, उसके लिए सेक्शन 66B आएगा। चोरी का मोबाइल लैपटॉप कुछ भी खरीदना बेचना, वो ये आएगा। तो आपने अगर कोई शॉप से खरीदा है लेकिन आपके पास प्रॉपर बिल नहीं है, मतलब क्या हो गया? आपने चोरी का फ़ोन खरीदा है, तो वो टाइम पे जिसने बेचा और जिसने खरीदा दोनों के ऊपर फाइन होगा, दोनों को सजा होगा। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का फेक प्रोफाइल बनना फेसबुक के ऊपर। देन चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, तो वो भी क्राइम होंगे। देन नेक्स्ट क्या बोला है? वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अब देखो कि अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत बार सेलिब्रिटीज़ अलग अलग लोकेशंस पे हॉलीडे मनाने जाते हैं। अब वो कहीं पे हॉलीडे मना रहे हैं, वो कोई दूसरे पर्सन के साथ है, आप वो उनके जो भी कुछ प्लान्स है, वो जहाँ पे कोई घूम रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो अगर आप फोटो वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड करके अगर सबको दिखा रहे हो, पब्लिश कर रहे हो अपने मैगजीन में या न्यूज़पेपर में अपना TRP बढ़ाने के लिए, सो दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। हर किसी के पास प्राइवेसी का एक मिनिमम सबके पास रूल होता है कि हर कोई आपको एक स्पेस प्रोवाइड करे। सो अगर आप अपने पर्सनल हॉलीडे पे हो, तो वो टाइम पे अगर कोई दूसरा अगर इंटरफियर कर रहा है, कोई आके फ़ोटो क्लिक कर रहा है बिना आपके परमिशन, सो दैट इज़ द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। साइबर टेररिज्म, आपने देखा रहेगा कि हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे जैसे आईसिस है, तो बीच में ये हुआ था कि आईसिस ट्विटर हैंडल जो है वो बैंगलोर में कोई एक पर्सन जो है वो चला रहा था, जहाँ से यहाँ के लोगों का रिक्रूटमेंट चलता था, इंडिया के लोगों को रेडिकलाइज किया जाता था, बच्चों को स्पेशली। देन 67 पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सकेन मटेरियल, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया वो। 67A पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देन 67B क्या है? देखो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूल बने हम लोगों के, सेम वे बाकी के प्रोविजंस है। तो ये सब जो भी है, ये आपको ये टेबल आपको पढ़ना है और वो याद रखना है। कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे पूछ लो। इसमें सिर्फ आपको दिया है कि ओके ये सेक्शन है तो उसका ये पनिशमेंट है, आपको याद रहना चाहिए ये वाले जो भी है वो सेक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज 2.9 मॉनिटरी पेनल्टी एडजुडिकेशन एंड अपील अंडर IT एक्ट। मॉनिटरी पेनल्टी मतलब आपको कितना फाइन लग सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। एडजुडिकेशन मतलब अगर केस का अगर डिसीजन अगर आता है तो वो हम लोग कितना क्विक वो डिसीजन ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, कितना टाइम लगता है नॉर्मली, वो है। और आपको अगर कौन से टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं तो आप एग्जैक्टली कहाँ पे अपील करेंगे, उसका डिटेल दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ओके विल टेक 2 minutes ब्रेक, देन कंटिन्यू करता है। So now we supposed to start with the topic 2.9 monetary policy, adjudication and appeal under IT Act। सबसे पहले क्या बोला है, देखो, एक्सप्लेन मॉनिटरी पॉलिसी एंड क्या होगा। सो एडजुडिकेशन, यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज आपको जो भी आपका लॉस होगा ना, उसका उतना आपको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट इज द मेन पॉइंट। सो IT एक्ट प्रोवाइड्स सर्टन
contravention for which a person has to pay for a damage by way of compensation or penalty. For example, section 43 of IT Act. सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट क्या बोल रहा है? पेनल्टी एंड कंपेंसेशन. सो मैक्सिमम पेनल्टी कंपेंसेशन कितना होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है. सो एक लिमिट से ज्यादा वो नहीं हो सकता. इफ इट स्टेट्स दैट इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर or any other person who is in charge of a computer system or computer network. जैसे आप समझ लो कि कॉलेज का कंप्यूटर लैब है, तो वी हैव अ कंप्यूटर लैब इंचार्ज थे. तो आपने उसके पूछे बिना अगर इफ यू ट्राई टू एक्सेस और सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर या डाउनलोड करेंगे उसमें से कोई डेटा इंफॉर्मेशन जो आपको अलाउड नहीं था, और वो भी आपने अगर सपोज ड्राइव में लिया या और कोई वे में लिया, या फिर आपने वहां पे कोई कंप्यूटर वायरस इंट्रोड्यूस कर दिया बाय कनेक्टिंग अ पेन ड्राइव, वो कंप्यूटर में सपोज कंप्यूटर वायरस अगर ऐड हो गया और आपने डैमेज किया वो कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम्स को, या आपने उसमें का जो डेटा था या जो नेटवर्क था उसको डिस्टर्ब किया, या डिनाइज और कॉज द डिनाइल ऑफ एक्सेस, मतलब डॉस अटैक किया सपोज आपने, बराबर है, या ऐसा कोई अटैक किया जिसके थ्रू जो रिक्वायर्ड डेटा या इंफॉर्मेशन था वो जिसको चाहिए था उसको नहीं मिल पाया, या फिर जो अगर कोई ऐसा कुछ काम कर रहा था विदाउट परमिशन वो कंप्यूटर उसको एक्सेस कर रहा था, उसको आपने असिस्ट किया, बराबर है, और चार्जेस द सर्विस अवेल टू ऑफ बाय पर्सन टू द अकाउंट ऑफ एनी अदर पर्सन. सो वहाँ पे आपने टेम्परिंग किया. तो ये जो भी अगर कुछ करेंगे वो टाइम पे मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पेनल्टीज जो है वो मतलब आपको कोई ना कोई एक फाइन लगेगा, 5,000, 10,000, 20, 50, 1,00,000. जितना बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क और उसमें डेटा का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका पेनल्टी उतना ज़्यादा रहेगा. तो देखो क्या बोला है, फॉर एवरी फेलियर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट टू अ कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी शेल बी लायबल. शेल मतलब कंपलसरी, तो उस पर पनिशमेंट कितना होगा, 1.5 लाख तक का हो सकता है अंडर आईटी एक्ट सेक्शन 44. सो जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है कि आपको सिक्योरली डेटा शेयर या रिसीव करने के लिए एक डिजिटल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है. डिजिटल सर्टिफिकेट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे VFCA जो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे. आगे हम लोग के पास वो टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा, अलग से हम लोगों का एक पूरा यूनिट है उसके ऊपर. बट अभी शॉर्ट में याद रखो कि आपको अगर डेटा को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना है तो उसके लिए आपको जो पब्लिक की प्राइवेट की मिलेगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, वो आपको ये डिजिटल सर्टिफिकेट से मिलता है, और वो जो CA होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है वो प्रोवाइड करता है. तो आपने अगर वहां पे अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की है और चीटिंग करके अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट अगर आपने अक्वायर किया है, सो पनिशमेंट जो होगा वो 1.5 लाख तक का होगा. सेम वे फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन बुक्स या अदर सच डॉक्यूमेंट, तो वो टाइम पे फाइन कितना होगा वो दिया है. इफ फेल टू मेंटेन अ बुक ऑफ अ अकाउंट और अ रिकॉर्ड देन शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी एक्सीडिंग 10,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग द फेलियर विच कंटिन्यूज. सो ये वे में आपको यहाँ पे फाइन दिया हुआ है. नेक्स्ट क्या बोला है, एवरी एजुडिकेटिंग ऑफिसर शेल हैव पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट. मतलब यहाँ पे अगर कोई एक ऑफिसर को अगर हम लोगों ने अपॉइंट किया है, एजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब वहां पे कोई एक ऑफिसर है जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है वहां पे रूल्स रेगुलेशन को देखने के लिए, तो वो टाइम पे क्या बोला है, साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल रहेगा. मतलब एक छोटा सा आपने कोर्ट रूम देखा रहेगा, उसको साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं हम लोग, और उसको सेक्शन 46 और उसके सब सेक्शन 3 देन सबसेक्शन 2, 4 और 5 के हिसाब से पावर्स दिए हुए, जिसके बेस के ऊपर दे कैन फाइल अ मॉनिटरी पेनल्टी. अब ये सारे सेक्शंस आपको इतने डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है. मेन जो बड़े बड़े सेक्शंस जो है ना वो आपको याद रखना है. ओके, सो ये छोटे छोटे सेक्शंस आप एक बार पढ़ लेंगे. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, सेक्शन 58 प्रोवाइड्स दैट साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल, मतलब एक अलग से हम लोगों ने कोर्ट रूम टाइप एक एक्सपर्ट्स का पैनल बिठाया हुआ है. ठीक है, एक्सपर्ट्स का पैनल होगा फॉर फास्टर डिस्पोजल ऑफ आर केसेस. फास्टर डिस्पोजल ऑफ आर केसेस ए
एक्सपर्ट का पैनल होगा जिसको हम लोग साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल शेल नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर but shall be guided by principle of natural justice and subject to other provisions of this act. और उसके जो रूल्स है, साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल शेल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इंक्लूडिंग एनी प्लेस एट विच इट शेल हैव इट्स सेटिंग. सो ये एक एक्सपर्ट पैनल है. तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे कोर्ट रूम है तो उसके जैसा हाँ स्पेसिफिक यहाँ पे ही कोर्ट रूम होना चाहिए, यहाँ पे ही यही पैटर्न में जज आएंगे, यही टाइम पे आएंगे, यही यहाँ पे हम लोग के पास ये प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू आप अपने कोई जो कोई भी अगर स्टेटमेंट देने आ रहा है तो उसका अलग से एक प्रोसीजर होगा. वो एग्जैक्ट कोर्ट नहीं है, बराबर है. वो केसेस को कोर्ट में जाने के पहले फास्टर डिस्पोजल के लिए बनाया हुआ मैकेनिज्म है जिससे केसेस जो है वो कोर्ट में ना जाए और जो वहां पे जाके सालों के सालों चलते हैं उसको आप जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सको. तो यहाँ पे साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल में आपके पास एक्सपर्ट पैनल रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं. जो सपोज आईटी ऑफेंसेस के लिए अगर हम लोगों ने साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है स्पेसिफिकली फॉर सपोज कॉपीराइट रिलेटेड इश्यूज, कॉपीराइट, तो वो टाइम पे क्या रहेगा, हम लोग के पास ये जो भी ऑफिसर्स है वो सबके पास इनफ एक्सपीरियंस रहेंगे 10 साल 15 साल के ऐसे केसेस को हैंडल करने का, और वो अपना डिसीजन देंगे. अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो डिसीजन दिया हुआ है वो आपके लिए करेक्ट नहीं है और कहीं पे अगर ऐसा कोई पॉइंट मिलता है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये डिसीजन करेक्ट नहीं है, ये डिसीजन ऐसा कुछ होना चाहिए था, so at that point of time you can file you can challenge the same decision in court. ये पैटर्न होता है. ओके, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल शेल हैव सेम पावर आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट, बराबर है, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. लाइक आप किसी को समन भेज सकते हैं, आप किसी को बोल सकते हैं कि हाँ आपको कंपलसरी यहाँ पे अटेंडेंस देना ही पड़ेगा, अगर नहीं वो पर्सन वहाँ पे कोर्ट में आता है तो आप उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं. रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जिसके थ्रू हम लोग वो केस का फास्टर डिस्पोजल कर सकते हैं या कोर्ट का डिसीजन ला सकते हैं जल्दी से वो केस का. ये देन रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट कि हाँ जो भी एविडेंस प्रोवाइड किए हुए हैं और जिसके थ्रू मिले हैं वो उसने जेन्युइनली प्रोवाइड किए हुए हैं, फेक एविडेंसेस नहीं है, ये एफिडेविट पे प्रूव करना पड़ेगा. इशूइंग अ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सेम जैसा कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता है वैसा ही इनका भी प्रोसीडिंग चलता है, लेकिन ये कोर्ट से एक लेवल नीचे रहता है. फास्टर केस डिस्पोजल के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को हर एक केस को कोर्ट में नहीं लेके जाना है बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ जजेस हम लोग के पास बहुत कम है और केस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाता है वहाँ पे जाने के बाद में, तो वो टाइम पे हम लोग ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं. तो सेक्शन 61 क्या बोला है, प्रोवाइड दैट नो कोर्ट शेल हैव jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an adjudicating officer appointed under this act or a cyber tribunal constituted under this act is empowered by or under this act to determine and know. मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे सेक्शन 61 में क्या बोला है, अगर साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल हम लोगों ने कोई एक एरिया में कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाला हुआ है और वहां पे केस चल रहा है या आपने वहां पे केस फाइल किए बिना अगर आप कोर्ट पे आ रहे हो तो कोई भी कोर्ट आपका वो केस एक्सेप्ट नहीं करेगा. सबसे पहले साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, वहां पे उन जो एक्सपर्ट पैनल है वो उसके ऊपर डिसीजन देंगे. अगर वो डिसीजन अगर अपने आपको अगर वहां पे कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपके पास इनफ एविडेंसेस थे फिर भी अगेंस्ट आपके फेवर में उसका जजमेंट नहीं आया, तो आप ये सेम पॉइंट कोर्ट में प्रूव करके वापस वो सेम डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं. अगर कहीं पे हम लोग चैलेंज कर पाए तो कहीं पे अगर आप पॉइंट आउट कर पाए कि ये मिस्टेक है यहाँ पे. ओके, सो वो यहाँ पे दिया है. सेक्शन 62 क्या बोला है, प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन अग्रीड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर बाय साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल मे फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 60 डेज. देखो जो मैंने आपको बोला वही है, ठीक है, 60 डेज में. देन सेक्शन 63 क्या बोल रहा है,
Any contraventions may, either before or after the institution of adjudication proceeding, be compounded by the controller or such other officer as it may specially authorize by him in his behalf, as the case may be subject to such condition as the controller or such officer or adjudicating officer may specify. सो हम लोग यहाँ पे उसको नोट करके रखेंगे, बराबर है. सो वो आपको बेसिक दिया हुआ है. नेक्स्ट इज नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, नेक्स्ट टॉपिक. सो ऊपर के आपको इतना टफ लैंग्वेज याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में याद रखना है. सेक्शन 66, 62, 61 क्या करेगा. देन नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन टॉपिक 2.10 नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो. नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आर इंटरमीडियरी, मतलब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम लोग जैसे हम लोग के पास जियो है तो वो कौन हो गया, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो गया हम लोग का. एयरटेल है, वोडाफोन है, और वो ही आपको इंटरनेट दे रहे हैं. एंड इसके लिए हम लोग उनको आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. सो यहाँ पे क्या बोला है, आईएसपी गिवन अ नेटवर्क टोपोलॉजी सर्विस टू द इंटरनेट यूजर्स. नाउ ये इंटरमीडियरीज कौन कौन हो सकता है, लाइक आईएसपी हो सकता है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, या फिर हम लोग जो यूट्यूब यूज़ करते हैं या कोई ब्लॉगर साइट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कोई कंटेंट है. इंटरनेट साइबर कैफेज यूज़ कर रहे हो आप, होटल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे फ्री वाईफाई हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है. सो ये हर एक जगह पे अगर कोई इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है आपके पास और वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड सर्टन पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं. सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला, सेक्शन 79 says that an intermediary shall not be liable for any third party information, data or communication link made available or hosted by him. ओके. सो अगर गूगल के ऊपर कोई एक पर्सन जिसने प्रोफाइल फेसबुक के ऊपर कोई एक पर्सन जिसने प्रोफाइल ओपन करके कुछ एक कंटेंट डाल दिया जो कोई दूसरे कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो वो कंपनी फेसबुक के ऊपर आके केस नहीं कर सकता. अब आईएसपी जो है वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है. अब वो इंटरनेट को आप यूज कर रहे हो या मिसयूज कर रहे हो तो वो टाइम पे आप आईएसपी को ब्लेम नहीं कर सकते. हाँ, गवर्नमेंट बेसिकली, रेगुलेटर्स बेसिकली डिफाइन सम रूल्स, लाइक आईएसपीज को स्ट्रिक्टली बोला रहेगा कि दिस आर द कंटेंट और दिस आर द साइट्स विच आर ब्लॉक्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता रहेगा कि इंडिया में बहुत सारे पॉर्न साइट्स आर ब्लॉक्ड नाउ. तो अगर वो पॉर्न साइट्स जो इंडियन आईपी एड्रेस से ब्लॉक्ड है और वो सेम अगर मैं जियो से, एयरटेल से, वोडाफोन से, किसी से भी अगर ट्राई करता हूँ और वो अगर एक्सेसिबल हो जाते हैं, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज दैट शुड नॉट बी अ केस. बिकॉज अगर हम लोगों को अलाउ नहीं किया है तो वो वहाँ पे अलाउ होना भी नहीं चाहिए. तो वो छोड़ के अगर नॉर्मली अगर कोई एक साइट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर अगर कोई कंटेंट आते हैं जो कोई दूसरा पर्सन डाल रहा है और फेसबुक को अब तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया. अब आप देखो कि अगर कोई एक हिंदू मुस्लिम लाइक हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट्स भड़काने वाला कोई एक आर्टिकल है, कोई एक वीडियो है, या फिर ऐसा ही कोई दूसरा वीडियो है जो अभी फेसबुक पे अपलोड हुआ है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक फेसबुक को रिपोर्ट नहीं होता है, फेसबुक को पता नहीं चलेगा. एंड फेसबुक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज डेली बेस पे देर आर thousands and lakhs of videos are basically being uploaded on Facebook platform. So manually identifying or manually keeping the track of all this video is next to impossible. तो वो नहीं कर सकते. तो जब तक आप अगर रिपोर्ट नहीं करते तब तक दे आर नॉट लायबल. सो यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन 79 says that an intermediary shall not be liable for any third party information, डेटा, कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम. बराबर है. सो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई कंटेंट हम लोग के प्लेटफॉर्म पे आया है लेकिन वो जो पर्सन ने वो अपना प्रोफाइल क्रिएट किया वो उसने अपने प्रोफाइल से शेयर किया है, तो आप फेसबुक को ब्लेम नहीं करेंगे. वो पर्सन जिसने वो डेटा को शेयर किया वहाँ पे आप उसको ब्लेम करेंगे.
सेम देखो कि न्यूजीलैंड में जो एक मॉस्क में नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर किसी ने ओपन फायर किया था, और ये सेम चीज़ उसने फेसबुक या यूट्यूब लाइव पे डाला था, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा भी था वो लाइव इंसिडेंट। तो वो जब लाइव देख रहे थे, अगर फेसबुक लाइव पे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो वी कैन नॉट ब्लेम फेसबुक लाइव फीचर फॉर दैट, बिकॉज उसमें उसका कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, किसी ने उसको मिसयूज किया, उसका मिस्टेक है। और जब ये लाइव चल रहा था वो टाइम पे अगर किसी ने फेसबुक को रिपोर्ट किया रहता, और फिर अगर फेसबुक ने अगर उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया रहेगा, देन ओनली वी कैन क्वेश्चन फेसबुक लीगली। सो यहाँ पे वही दिया था, इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड और टेम्पररी स्टोर्ड और होस्टेड, इंटरमीडियरी डज नॉट initiate the transmission, select or receive of the transmission and select or alter the information content in the ट्रांसमिशन। मतलब आपने कोई एक डेटा फेसबुक पे अपलोड किया, वहां से किसी दूसरे को शेयर किया, तो फेसबुक आपके डेटा को ना तो स्टोर कर रहा है ना मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वो सिर्फ स्टोर कर रहा है, वो मॉडिफाई या कुछ नहीं कर रहा है। तो आप कहाँ कहाँ पे भेज रहे हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें फेसबुक का कोई लेना देना नहीं है। इंटरमीडियरी ऑब्जर्व्स due diligence while discharging his duty under this act and also observes such other guidelines as central government may prescribe in this behalf। सो आप देखो कि इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो होता है वो अलाउड नहीं है, कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, मतलब अगर कोई बच्चा होने वाला है वो मेल है या फीमेल है, बराबर है, वो अलाउड नहीं है। सो रिसेंटली ऐसा हुआ था कि एक दो गूगल के ऊपर ऐड आ रहे थे, एक दो क्लिनिक्स के, जिसमें वो सोनोग्राफी अलाउ कर रहे थे, जिससे बेसिकली फीटस का हम लोग सेक्स चेक कर पाएंगे। और ये सेम चीज़ न्यूज़ में आया, एंड देन गूगल ने ऐसे एड्स को बैन कर दिया। आप देखो कि इंडिया में वो एक रिस्ट्रिक्शंस है। देर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब पेरेंट्स को पहले से पता रहता है कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। दिस इज द ओनली केस इन इंडिया जहाँ पे जो हम लोगों का मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो बहुत पुअर है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे रूल्स लगाते हैं। देन जुरिस्डिक्शन एंड साइबर क्राइम। अब देखो साइबर क्राइम जो है हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। जुरिस्डिक्शन का मतलब जैसे आप अगर फिजिकल कोई क्राइम होता है, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ओके यहाँ से कहीं से अगर हम लोग का पर्स चोरी हो गया या यहाँ कहीं से हम लोग का मोबाइल चोरी हो गया, तो हम लोग जब केस लिखाने जाते हैं, कंप्लेन फाइल करने जाते हैं, तो बहुत बार आपको जो पुलिस ऑफिसर है वो बोलते हैं कि ओके ये एरिया में हुआ है तो ये पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन रहेगा, आपको वहाँ पे जाके केस फाइल करना पड़ेगा। ये एरिया में हुआ तो ये पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन लगेगा, आपको वहाँ पे केस फाइल करना पड़ेगा, बराबर है। इट गोज लाइक दैट। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे बोला है कि अगर आपका जो केस है वो कहाँ पे हो रहा है, तो उसके हिसाब से किसका जुरिस्डिक्शन लगेगा वो डिफाइंड होता है फिजिकल क्राइम में। साइबर क्राइम में जुरिस्डिक्शन डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूँ सपोज मैं दिल्ली से आया हूँ, बराबर है, मैं रहता मुंबई में हूँ, मैं गया था कर्नाटक या कहीं पे, और मेरा जो अकाउंट या मेरा बैंक अकाउंट किसी ने एक्सेस किया, जो मुझे बाद में पता चला वो सपोज बंदा जो है वो बिहार में या एमपी में कहीं पे, मतलब बहुत अलग अलग लोकेशंस हो गए। तो साइबर क्राइम जब अगर हम लोग रिपोर्ट करने जाते हैं तो एग्जैक्टली सिर्फ जो साइबर सेल ऑफिसर है वो ये देखते हैं कि आप कौन से एरिया से आ रहे हो, बराबर है, और वो आपका केस ले लेंगे। बिकॉज साइबर क्राइम में जुरिस्डिक्शन डिफाइन करना इज़ वे टू डिफिकल्ट, बिकॉज इट माइट पॉसिबल कि जो साइबर क्राइम हुआ है और जिसने किया है वो इंडिया से ही ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहला सेक्शन जो है आईटी एक्ट का वो यही बताता है, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 of IT Act has provided that act applies also to any offense or contravention thereunder committed outside India by any person। लेकिन वो इंडिया के बाहर से किसी ने किया है, लेकिन हुआ किसके ऊपर है, कोई तो इंडियन सिटीजन के ऊपर हुआ है जिसने यहाँ पे आके केस फाइल किया है। If website is cracked in UK which contain the porn material, but it will not allow the IT Act jurisdiction to question the site. But if
the maintenance of the website involved in the computer system and computer network located in India, then the jurisdiction has right to ask. बराबर है, अंडर सेक्शन 67। मतलब सेक्शन 67 में हम लोगों ने क्या बोला है, पॉर्न मटेरियल जो है वो आप इंडिया से पब्लिश नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप देखो कि बहुत सारे जो लोग हैं ना इंडिया में जो मटेरियल में डील करते हैं, वो क्या करते हैं, दे बेसिकली अपलोड और होस्ट देयर वेबसाइट फ्रॉम दिस फॉरेन सर्वर्स, जहाँ पे ये सारे कंटेंट जो है वो पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना अलाउड है। तो अगर कोई एक साइट जो है जो इंडियन कोई एक पर्सन ने बनाया हुआ है, सपोज पॉर्न साइट है जो इंडियन कोई पर्सन ने बनाया हुआ है, लेकिन होस्ट करने के लिए सपोज उसने यूके का सर्वर यूज़ किया है, तो सारे कंटेंट जो वो वेबसाइट जो होस्ट कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, यूके के मेन सर्वर पे, वेब होस्टिंग। जैसे गोडैडी है इंडिया में है, गूगल के बहुत सारे इंडिया में, वैसे आपको इंडिया के बाहर के भी वेब होस्टिंग सर्वर्स बहुत सारे मिलेंगे, और बहुत सारे लोग ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऐसे ही पैटर्न यूज़ करते हैं। तो अभी अगर वो सेम चीज़ें अगर यूज़ ही अगर इंडिया के बाहर हुआ है, और वो टाइम पे यूके में अगर वो कंटेंट से रिलेटेड अगर कुछ होता है, या वो कंटेंट अगर ड्रॉप होता है, कुछ भी होता है, या ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, तो आप इंडियन जुरिस्डिक्शन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिकॉज अगर इंडिया का कोई कंप्यूटर सिस्टम अगर यूज़ होता था वो कंटेंट को अपलोड करने में, देन वो क्राइम होता था। लेकिन अगर वो कंटेंट होस्ट ही कोई दूसरे सर्वर से हो रहा है, तो वो टाइम पे ये हम लोग यहाँ पे वो क्राइम कंसिडर नहीं कर सकते। इफ एनी कंट्री हैक्स कंप्यूटर सिस्टम्स इन इंडिया, देन सेक्शन 66 जो है वो अप्लाई होगा। इफ एनी पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड प्लान्स वायरस इन कंप्यूटर सिस्टम्स नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कहीं से भी अगर वायरस अटैक होता है इंडिया पे, तो वो टाइम पे क्या होगा, सेक्शन 43C के हिसाब से वो पनिशेबल होगा। सेक्शन 75 क्या बोल रहा है ITAC का, इट ओनली लिमिटेड टू दोज ऑफेंस गिवन देयर इन एंड नॉट टू अदर ऑफेंस एज पर द लॉ। मतलब जो भी रूल्स आपको IPC सेक्शन 1860 में बोले हुए, बराबर है, उसको छोड़ के अगर कोई दूसरा ऑफेंस अगर आएगा ना, तो वो टाइम पे हम लोग एज पर सेक्शन 75 वो क्राइम्स के साथ में डील करेंगे। मतलब जो क्राइम आपका IPC के अंदर डिफाइंड नहीं है फिजिकल क्राइम कैटेगरी में, जिसको हम लोग मैच कर सकते हैं कि ओके ऐसा फिजिकल क्राइम है तो ऐसा वर्चुअल क्राइम हो सकता है, तो उससे बहुत अगर यूनिक कोई अगर क्राइम या कुछ ऑफेंस अगर कुछ हो गया जो हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, तो उसके ऊपर फिर हम लोग इन जनरल सेक्शन 75 अप्लाई करेंगे। देन सेक्शन 177 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। सो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या बोल रहा है, प्रोवाइड्स अ लीगल प्रिंसिपल दैट एवरी ऑफेंस शेल ऑर्डिनरी बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय कोर्ट। मतलब जो भी ऑफेंस रहेगा कंपलसरी वो आपको कोर्ट में फाइल करना है और उसके ऊपर केस प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। When the place of offense committed is unsure, that is or where an offense is committed partly in one local area and partly in another, or whether an offense is continuing one and continues to be committed in more local areas than one. बेसिकली क्या बोल रहे हैं, प्लेस डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि लोगों के कंप्यूटर जो है वो हैक हो रहा है, डैमेज हो रहा है, लॉक हो रहा है, और वो हो सकता है कि वो कहीं पे मुंबई में हो रहा है, कोई दिल्ली में हो रहा है, कोई पंजाब में, लुधियाना में, कहीं चेन्नई में, कोलकाता में हो रहा है। तो ये अलग अलग लोकेशंस पे हो रहा है। तो वो टाइम पे एग्जैक्टली डिफाइन करना कि ओके कौन इस पर इंक्वायरी करेगा, किसका जुरिस्डिक्शन लगेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे वही बोला है, देखो, द अनसर्टेनिटी ऑफ द प्लेस वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड इज इन इंक्वायर्ड बाय द जुरिस्डिक्शन Section 177 of CRPC, Code of Criminal Procedure. When the act is an offense by a reason of anything which has been done and of a consequences which has ensued, the offense may be inquired into or tried by the court within whose local jurisdiction. वही बेसिक आपको दिया हुआ है, देख लेना। Then next जो है वो है नेचर ऑफ साइबर क्रिमिनलिटी, स्ट्रेटेजीज टू टैकल साइबर क्राइम एंड ट्रेंड्स। मतलब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे जो लोग आते हैं साइबर वर्ल्ड में, उनका मेंटालिटी जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो, साइबर क्राइम्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनलिटी, लाइक टेक्नोलॉजी इज द मेन टूल यूज टू कमिट द साइबर क्राइम,
cyber criminals are technocrats who are having deep knowledge of internet and computers. तो बहुत बार ये जो क्राइम करने वाले रहते हैं वो आईटी एक्सपर्ट्स हम लोग बोल सकते हैं, बराबर है, जिनके पास बहुत इन डिटेल नॉलेज है आईटी का, जो ऐसे क्राइम्स कर रहे हैं. सो साइबर क्राइम आर वेरी एफिशिएंट एज इट ऑपरेट्स एंड अफेक्ट इन नो टाइम. सो कभी भी हो सकता है, आप जब तक समझेंगे कि हाँ आपके साथ साइबर क्राइम जैसा कुछ चीज़ हुआ है, वो क्राइम होके ख़त्म भी हो जाएगा. In few seconds, any cybercrime can be committed. For example, hacking a website or doing a cyber fraud. Next point, a cybercrime can be performed from any place of a globe. There are no geographical limitation and boundaries for a cybercrime. Cyber criminals are invisible. वही आपको बेसिक दिया हुआ है. Cyber crimes cause harm and injury. It can destroy वेबसाइट विच इज़ क्रिएटेड विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वो हैक करके. एग्जाम्पल डिफेंस सिस्टम ऑफ सम कंट्री, अगर वो हैक हो गया तो वो कंट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है. कोई दूसरा अगर उसके ऊपर अटैक करने वाला है और वो टाइम पे उनके डिफेंस साइट्स अगर हैक हो गए तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम. साइबर क्रिमिनल्स आर इनविजिबल, सो दे कैन परफॉर्म द साइबर क्राइम एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज. साइबर टूल्स आर ईजीली एंड फ्रीली अवेलेबल और ओवर इंटरनेट. आप देखो कि आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स टूल्स लोग सिखाते हैं, आपको भी मिलेंगे. देन IT 2000 गिव्स फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड कन्वीनियंट मेथड यूज टू डील विद अ साइबर क्राइम, दैट इज जो भी डेटरेंस रहेंगे, डेटरेंट पनिशमेंट स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय द लॉ मेकर टू फाइट विद द क्राइम्स. मतलब बहुत बार हम लोग ये क्राइम्स को रोक तो नहीं पाते, लेकिन हम लोगों को जब कभी अगर ऐसा कुछ नोटिस आता है तो एक डर क्रिएट करने के लिए हम लोग ऐसे लोगों को पनिश जरूर करेंगे. डेटरेंट लॉ क्या बोलता है, इज द ओनली स्ट्रेटेजी टू टैकल द साइबर क्रिमिनलिटी. अपार्ट फ्रॉम द डेटरेंट लॉ, फॉलोइंग आर द स्ट्रेटेजीज. साइबर क्राइम in world technology, so it is necessary that the enforcement agency should be trained in intricacies of a technology. मतलब जो भी एजेंसीज है उसके ऑफिसर्स है वो भी टेक्नोलॉजी से अगर इतने फ्रेंडली नहीं है, फिर भी आप ट्रेन करो ढंग से कि वो समझ पाए कि अगर कहाँ से क्राइम. नॉर्मली अगर पुलिस को पता ही नहीं रहेगा कि चोरी कहाँ से होगा तो वो सिक्योरिटी देंगे कहाँ पे, बराबर है. सो अगर सपोज अगर हम लोगों ने बोला है कि ओके ये घर को अगर आपको सिक्योर करना है तो उनको पता है कि ओके चोर डोर से आ सकता है, बैक डोर से आ सकता है, खिड़की के से आ सकता है, तो उनको ये प्लेसेस पता है, मतलब चोरी कहाँ से हो सकता है. वो क्यों पता है, बिकॉज उनको एग्जैक्टली पता है कि ओके ये घर है, ये उसका लोकेशन है, ये उसका एंट्री पॉइंट हो सकता है जहाँ से कोई एक एंटर कर सकता है. अब हम लोग के पास अगर कोई ऑफिसर्स है, ये फिजिकल वे में हो गया. अब लॉजिकल वे में कोई एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है, अब उसके ऊपर सबसे पहले आपको पता ही नहीं है कि एंट्री पॉइंट है कहाँ से, चोर आ कहाँ से सकता है. तो आपको यही नहीं पता है कि चोर आएंगे कहाँ से, चोरी हो कहाँ से सकता है, तो आप प्रोटेक्ट कहाँ पे करेंगे, बराबर है ना. दैट इज अ प्रॉब्लम. सो यहाँ पे वही आपको दिया, देखो द साइबर कॉप्स शुड बी competent for cybercrime investigation. The cyber cops should learn the tool like trace and trap devices to detect the cybercrime. As we know, cybercrime have no geographical limitations. Cybercriminal jumps the geographical boundaries. Like proxy servers हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे आपका लोकेशन कभी भी डिटेक्ट नहीं होगा. So it is important to have cooperation between law enforcement agencies of different countries like यूएस के, इंडिया के, जापान, चाइना, ये सारे कंट्रीज के अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं. तो अगर कभी भी अगर उनको पता चलता है कि कोई एक क्राइम हो रहा है और उसके लिए कोई एक लोकेशन यूज हो रहा है, वो सपोज यूएस का है, तो इंडियन एजेंसी क्या करेंगे, वो यूएस के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कम्युनिकेट करके वहाँ के लोगों का भी हेल्प लेके फिर वो क्राइम को टैकल करने का ट्राई करेंगे. ओके नेक्स्ट आपको क्या बोला, इफेक्टिव लॉज ऑफ एक्स्ट्राडिशन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन आर नेसेसरी टू ब्रिंग टू ट्रायल साइबर क्रिमिनल अक्रॉस बॉर्डर. द एग्जिस्टिंग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज और टू बी स्ट्रेंथन. अब यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के बीच में ऐसे ट्रीटी हुए हैं क्योंकि अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे, आप हम लोग को हेल्प करना, और जो भी ट्रायल जो चलेंगे वो हम दोनों कंट्री के जो कॉमन रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग करेंगे. सो हम लोग सबको एक दूसरे को हेल्प कर सके, बराबर है, ये पैटर्न फॉलो होगा. सो यहाँ पे क्या होता है, द मेक यूज ऑफ एनक्रिप्शन एंड अदर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी. IT इंडस्ट्री शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर ट्रैकिंग द साइबर क्रिमिनल
बिकॉज कभी कभी ऐसा होगा कि जो हम लोग के एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके पास ये इतना नॉलेज ना हो, या वो कभी कभी कोई रूट भूल गए हो, तो इसका मतलब है कि एनफोर्समेंट एजेंसी अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन वो तब कब करेंगे पिक्चर में आएंगे जब कोई कोई क्राइम हो रहा है या हो गया है। लेकिन उसके पहले आईटी इंडस्ट्री को खुद से भी अपने सिक्योरिटी मेजर्स लेके रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज़ टू एनकरेज सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, सिक्योर टेक्नोलॉजीज। दे हैव टू वर्क विद प्राइवेट सेक्टर्स। आप देखो कि चाइना जो है उसने मेनली यही बोला है कि वो प्राइवेटाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने कंट्री में, मतलब बाहर के कंट्री के कोई सॉफ्टवेयर या कोई हार्डवेयर वो यूज़ ही नहीं करेंगे। दिस इज़ देयर मिशन। कोरोना आने के पहले दे हैव डिसाइडेड दिस मिशन। अब कितना डिले हुआ वो पता नहीं, बट एक्चुअल मिशन यही था कि 2022 ईयर तक ख़त्म होने तक चाइना इज़ प्लानिंग। जैसे आप देखो कि इंडिया में अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट का करते हैं या फिर एप्पल का करते हैं, या फिर कोई लिनक्स बेस्ड अगर है तो कोई दूसरा करते हैं। हम लोग के पास अपना खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेप्ट कि लिनक्स बेस्ड अपने खुद के ओएस सर्टन गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के जो हाईली क्वालिफाइड एजेंसीज है वहाँ पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। लेकिन उसको छोड़ के और कहीं पे आपको अपने इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता है। आई मीन आप अगर मार्केट में नॉर्मल कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो जैसे विंडोज़ है वैसा आपको अपना खुद का इंडिया में बना हुआ कोई ओएस नहीं मिलता है, ना कोई ब्राउज़र मिलता है, ना एग्जैक्टली कोई एक आपको फ़ोन मिलता है। सो उसका मतलब क्या है कि जो कंपनी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, जिसके साथ आपका लाइसेंस है, उसके पास आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे। फेसबुक अब वो भी हम लोग नहीं चला रहे, तो फेसबुक के पास डेली देखो कितने सारे इन्फॉर्मेशन होता है। व्हाट्सएप वो तो बहुत लेटेस्ट इशू चल रहा है, आपने बहुत सारे उसके वो टाइम पास मैसेजेस देखे रहेंगे ऑनलाइन। तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर अ प्रॉब्लम्स। तो अब अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो टाइम पे बेस्ट वे क्या होगा कि हम लोग अपना खुद का फेसबुक बनाए, अपना खुद का व्हाट्सएप बनाए। जैसे चाइना में उनके अपने खुद के मैसेजिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसको उनका कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। हम लोग के यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है, तो गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हम लोगों के खुद के ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स कुछ रहेंगे तो हम लोग एटलीस्ट अपने लोगों का प्राइवेसी इंडिया तक तो हम लोग स्टेबल रख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों के इंडिया के लोगों के बारे में इंडियन गवर्नमेंट से ज़्यादा यूएस में बैठा हुआ कोई एक प्राइवेट कंपनी ज़्यादा जानता है। दैट इज़ द केस इन टूडेज टाइम। सो इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप बोले देखेंगे तो वही बता रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज़ टू एनकरेज सिक्योर टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे हम लोग अपने खुद के प्राइवेट कंपनीज को या इंडिया में अपना डेटा रखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, इंस्टेड कि वो डेटा बाहर जा रहा है कोई दूसरे कंट्री में। सो पहले यही होता था कि फेसबुक का जो सर्वर या डेटा है वो सब बाहर जाता था, बाद में हम लोगों ने कंपल्शन रखा है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी साइट्स चलते हैं उनके हर एक के लोकल सर्वर आपको इंडिया के लोकल सर्वर मिलेंगे। सो इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं उनका डेटा यहाँ पे ही रहेगा, उनके परमिशन के बिना वो कंट्री के बाहर नहीं जाएगा। उसके आगे नेक्स्ट क्या बोला है, देयर आर मेनी साइबर क्राइम्स जो अनरिपोर्टेड जाते हैं बिकॉज विक्टिम्स को पता ही नहीं होता है कि बिजनेस ऑफ द फियर ऑफ लॉस इन बिजनेस एंड लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर। तो बहुत बार ऐसे कंपनीज जो होता है वो रिपोर्ट ही नहीं करते, बिकॉज अगर रिपोर्ट किया तो उनके जो कस्टमर्स है उनका ही भरोसा उठ जाएगा। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हैविंग विक्टिमाइज्ड एनकरेज साइबर क्राइम्स। So to understand different forms of cybercrime, it is must for a private sector to share the information about cybercrime. Then नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी क्या बोला है, क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया एंड इम्प्लीकेशंस ऑन साइबर क्राइम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, नाम पे से पता चल रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हम लोग सिविल नहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या बोला, इन इंडिया देर आर ऑलवेज डिले इन क्रिमिनल एंड सिविल जस्टिस सिस्टम। एक केस 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल बहुत लंबा चलता है। सो जितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उतना गवर्नमेंट के साइड से थोड़ा निग्लिजेंस भी आ रहा है, बिकॉज 1-2 साल पहले जो डेटा आया था उसके हिसाब से पता चला था कि 5,000 to 6,000 जजेस जो है उनकी कमी है इंडिया में।
जज 5 to 6 thousand जजेस की कमी है। तो अगर इतने जज कम है मतलब एक जज के ऊपर कम से कम उनका उनका जो वर्क है उससे 20 to 100 टाइम ज़्यादा वर्क है उनके ऊपर, 20 to 100 टाइम। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत बार एक केस का कुछ एक बार एक डेट मिलने के बाद में, एक प्रोसीडिंग होने के बाद में, एक हियरिंग होने के बाद में नेक्स्ट हियरिंग जो आता है उसमें 2 4 5 महीने 6 महीने चले जाते हैं। और उसकी वजह से आपका 8 10 हियरिंग भी होता है तो भी आपको लगता है कि ओके 4 5 साल तो निकल गए। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि आपके पास नंबर ऑफ जजेस जो वो केस सुन सके, हैंडल कर सके, वो कम है। तो आप ये जो खाली वैकेंसीज अगर भर देंगे ना तो केस का जो डिसीजन है वो और फास्टर आ सकता है। और साइबर क्राइम में तो आप इतना डिले कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने इतना डिले किया तो आप फाइनल डिसीजन दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक में तो सारे प्रूफ जो है वो वाइप आउट हो जाएंगे। देन लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी एंड द स्लो एटीट्यूड। सबसे पहले तो इंडिया में जो लोग हैं उनको अपने जो ऑनलाइन क्या आपके प्राइवेसी पॉलिसीज होंगे, आपके क्या रूल्स है, आपके ऊपर अगर कोई वेबसाइट लाइक फेसबुक या कुछ भी, अगर वो आपके डेटा को बिना आपसे पूछे अगर मिसयूज़ कर रहा है तो आप उनको क्वेश्चन कर सके, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप कहाँ पे केस फाइल कर सके। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, मतलब अपने जो डिजिटल लिटरेसी जो होना चाहिए वो मिसिंग है इन शॉर्ट। तो उनको अपने खुद के जो राइट्स है वो पता ही नहीं है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग के पास फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, हम लोग को अगर लगता है तो हम लोग अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई अगर मेरे अगेंस्ट कुछ बोल रहा है जो करेक्ट नहीं है, रूमर है, तो मैं उसको क्वेश्चन कर सकता हूँ लीगली। ये सब हम लोग को फिजिकल वर्ल्ड में पता है। लेकिन ये सेम चीज़ जब वर्चुअल वर्ल्ड में आता है ना तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है या फ़र्क नहीं पड़ता है। बराबर है। जैसे आप देखो कि व्हाट्सएप वाला जो इशू हुआ है, तो न्यूज़ में जब ये इतना कुछ आया ना, बाद में लोगों को ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं, कुछ ज़्यादा डेटा हम लोग तो नहीं दे रहे, या पहले जितना डेटा था वही डेटा मिल रहा है, खाली अभी उन्होंने टर्म्स या कंडीशंस को स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि पहले भी ऐसा ही था कि आपके व्हाट्सएप पे जो भी कुछ आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपके फेसबुक के साथ लिंक हो रहे हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न कि फेसबुक ने व्हाट्सएप परचेस किया था। तो अगर मैं कोई एक न्यू कॉन्टेक्ट अगर व्हाट्सएप पे ऐड करता हूँ तो आपको अपने फेसबुक के फ्रेंड्स सजेशन लिस्ट में आपको उसका डिटेल मिलता है। सो ये सेम चीज़ जो है वो पहले भी हो रहा था, अब वो लोग और डिटेल में करने वाले हैं। इसके लिए आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन या एक नोटिस मिला है फेसबुक के साइड से। तो ये जो है ना, ये हम लोग के साइड से हमेशा लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंसिटिविटी जो है वो नहीं है हम लोग के पास। और या फिर किसी को पता ही नहीं है कि हाँ ये जो अगर कोई मेरा कंसेंट, मेरे परमिशन के बिना अगर मेरा कोई डेटा अगर यूज़ कर रहा है तो वो लीगल है या नहीं है। बराबर है। देन उसके आगे क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम डिलेड क्रिमिनल जस्टिस देर आर टू ट्रेंड्स इन आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फर्स्ट क्या बोला, जुडिशरी इज लर्निंग टुवर्ड्स अ कन्विक्शंस एंड इट रिजल्ट्स इन राइजिंग क्राइम इन सोसाइटी। सो आप जितना डिले करेंगे, आप जितना शांत रहेंगे, या आप जितना जल्दी से डिसीजन नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो क्राइम जो है वो बढ़ते जाता है। आप देखो कि यूएस में अगर मैं किसी को बोलूँगा ना कि आई एम गोइंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू, तो वो वहाँ पे एक्चुअल में डरते हैं, क्योंकि वो आप केस लेके जाओगे तो वो वहाँ पे कोई तो जल्दी से वो केस सुनेगा और उसका डिसीजन भी आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये सेम, अगर कोई बोलते हैं ना जा केस कर ले, तो वो सामने वाला पर्सन बोलता है ठीक है जा कर ले, हम लोग देखते हैं, और वो सेम केस फिर 5 साल 10 साल चलते ही रहेगा। और लास्ट में ये होगा कि आउट ऑफ कोर्ट हम लोग सेटल करेंगे, या फिर जो केस कर कर रहा है या जिस पे चल रहा है उसमें से कोई एक दो जो है वो अपने नेचुरल डेथ कभी कभी मर जाता है, और उसके बाद वो केस बंद हो जाता है। बहुत बार ये भी होता है। सो अगेन ये सिनारियो चेंज करने की ज़रूरत है। देन आप देखो कि रिसेंटली आपने वो संजय दत्त के ऊपर ये वाला प्रोविजन रखा था जिससे वो जेल में गया था, ताड़ा। अब तो ये प्रोविजन जो है वो हटा दिया है। सो क्या बोला, रिसेंटली इन प्लेस ऑफ ताड़ा गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ लॉ दिस लॉन्ग परमिट्स, मतलब अभी ताड़ा जो है ये नहीं है, ये स्क्रैप आउट कर दिया इसको। सो ये उसके जगह पे एक नया रूल लेके आया, तो दिस लॉन्ग परमिट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांटिंग अ बेल
मतलब आप देखो कि ताड़ा में पहले बेल के ऊपर जो संजय दत्त बाहर आ रहा था, अभी जो न्यू रूल है उसके हिसाब से अगर कोई भी अगर ये केस में अगर फंसता है तो वो बेल पे बाहर नहीं आ सकता। बराबर है। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है, बर्डन इज शिफ्टिंग ऑन अक्यूज टू प्रूव हिज इनोसेंस। सो बहुत बार क्या होगा कि किसी के ऊपर अगर इतना बड़ा क्राइम नहीं है और उसके ऊपर अगर मैंने ताड़ा लगा दिया तो अगर एज पर द न्यू प्रोविजन या एज पर द न्यू प्रपोज लॉ वो बेल पे बाहर ही नहीं आ सकता। तो 1 साल 2 साल 4 साल जितने भी टाइम वो केस चलेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा। और फाइनली जजमेंट आने पे सपोज अगर पता भी चलता है कि हाँ ये जो पर्सन है वो पर्सन क्रिमिनल नहीं है, लेकिन तब तक आप क्या कर लोगे? बिकॉज बहुत टाइम तो उसका जेल में चले ही गया ना। वो क्रिमिनल नहीं है तो भी उसने इतने साल जेल में काटे। और अगर क्रिमिनल है तो फिर उसको सपोज अगर 10 साल का सजा होगा तो उसमें हम लोग कंसिडर करेंगे कि 4 साल तो ऑलरेडी जेल में रहा है, केस जब तक चल रहा था। तो अभी उसका सजा बचा कितना, 6 साल। ठीक है, तो ये वे में होता है, तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो दैट्स इट, ये लास्ट पार्ट हम लोगों का बचा था। एंड हियर वी आर डन विथ चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 1। इसके बाद हम लोग का चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 बेसिकली टॉक्स अबाउट ओके एवरीवन, सो हियर वी आर डन विथ यूनिट 1। इसके बाद अभी नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज यूनिट 2। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 2। ओके, सो यूनिट 2 के अंदर सर्टन जो पॉइंट्स है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो वी हैव यूनिट 2 चैप्टर 3 ऑफ यूनिट 2। ओके, सो नाउ we'll be starting with यूनिट 2। यूनिट 1 वी आर डन विथ फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है वो आपके यूनिट 1 के हैं, और नोट्स ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। यूनिट 2 का दिस इज चैप्टर 3, मतलब यूनिट 2 स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर 3, फर्स्ट पार्ट है ये उसका, कॉन्ट्रैक्ट्स इन इन्फोटेक वर्ल्ड, दैट इज द टाइटल। अब कॉन्ट्रैक्ट्स देखो, जैसे अगर हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट या ऐसे कोई भी ऑनलाइन बिजनेस साइट्स यूज़ करते हैं ना, सो वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट परचेस करता हूँ और सपोज वो प्रोडक्ट अगर मुझे पसंद नहीं आता है, देन आई शुड हैव राइट टू एक्सचेंज माई प्रोडक्ट और रिटर्न माई प्रोडक्ट। या फिर फोटो में कुछ अलग दिया है और रियल में अगर कोई प्रोडक्ट अलग आता है, जो पहले बहुत ज़्यादा होता था। आपने ये इशू जो है ना वो मेनली आपने फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा सुना रहेगा कि अगर मैंने प्रोडक्ट कुछ और मंगाया, और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता था कि अगर मैं फ़ोन या पेन ड्राइव या कुछ मंगा रहा हूँ तो उसकी जगह पे कुछ पत्थर या सोप आ जाता था। ऑनलाइन भी होता था ये। सो आफ्टर पेइंग लाइक 5,000 10,000 आपको वहाँ पे उतना प्रॉब्लम हो जाएगा। और आप जब वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न करने के लिए कोई दूसरा पर्सन आएगा। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम भी मिलता है तो भी आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। बट अभी मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, और उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको अभी अमेज़ोन का जो पॉलिसीज़ है वो बहुत अच्छा मिलता है कि जो मर्चेंट प्रोडक्ट बेच रहा है वो पैसा जब तक रिटर्न ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होता है, जैसे कि अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट परचेस किया तो 3 days में आई कैन रिटर्न दैट प्रोडक्ट, दैट इज़ द रिटर्न पॉलिसी। कि इफ़ यू डोंट फाइंड प्रोडक्ट अट्रैक्टिव और इट इज़ नॉट एज पर द क्वालिटी मेंशन इन द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, then you can return that product within 3 days of from the date of purchase। तो अब वहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, सॉरी। तो अगर मुझे 3 दिन में अगर प्रोडक्ट रिटर्न, तो अगर मर्चेंट को अगर पैसा मिल गया जो मैंने प्रोडक्ट लिया था उसका, सो उसके बाद वो प्रोडक्ट रिटर्न करेगा ही नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं मेनली कि हम लोग ट्राई करते हैं कि ये जो पैसा जो होता है, आप जो प्रोडक्ट परचेस करते हो अमेज़ोन से, तो अमेज़ोन क्या करेगा, वो पैसा जो है वो मर्चेंट तक पहुंचेगा ही नहीं। वो वीकली या एट द एंड ऑफ 2 वीक 15 डेज, आइदर 7 डेज और 15 डेज के ऊपर एक सेटलमेंट होगा उनका, और उसमें वो सारे पैसे जो है मर्चेंट को जाएंगे। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर रिटर्न के लिए आता है तो अमेज़ोन खुद से ही वो
रिक्वेस्ट हैंडल करेगा और वापस वो जो पैसा जो है वो जो कस्टमर जिसने वो प्रोडक्ट परचेस किया था उसके पास वापस चले जाएगा। तो आज के टाइम पे हम लोग ये सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या बिजनेस में इसके लिए ज़्यादा भरोसा करने लगे, क्योंकि आज के टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी जेन्यूनली अपना रेप्यूटेशन बचाने के लिए फॉलो करता है। अब अमेजोन अगर चीटिंग करने लगा तो लोग उसके ऊपर शॉपिंग करेगी ही नहीं, उसका प्राइम सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। तो उसको अपने बिजनेस को मार्केट में सबसे टॉप लेवल पे रखना है, एंड दैट्स वाई उनके रिटर्न पॉलिसीज, उनके प्रोडक्ट क्वालिटी जो वहाँ पे दिया रहता है वैसे ही रहता है। और आपको अगर कुछ मिस्टेक मिलता है तो ऑफकोर्स आप वो प्रोडक्ट के लिए रिव्यू लिख सकते हो, स्टार रेटिंग उसका जो भी रहेगा वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं हम लोगों के। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे फिजिकल वर्ल्ड में दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक वी हैव मर्चेंट कस्टमर या दो मर्चेंट्स हो गए, तो उनके बीच में क्या टर्म्स कंडीशन रहेंगे और वो ब्रेक होने पे कैसे हम लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं, एग्जैक्ट कुछ सिमिलर टाइप के पैटर्न हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी फॉलो करते हैं। दैट इज़ अ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनलाइन एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के टाइम पे या कोई एक वेबसाइट पे हम लोग विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा रहेगा आई अग्री करके ऑप्शन आता है या आई एक्सेप्ट। सो आपने जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो आपने उसका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बेस के ऊपर अभी वो दोनों पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। दैट इज द मेन थंब रूल। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन से अलग अलग टाइप के ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है वो बताया, एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन इन इन्फोटेक वर्ल्ड। सो ये हम लोग के अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए है। सो दिस इज आर कॉन्ट्रैक्ट इन इन्फोटेक वर्ल्ड। अब आज मैं ये टॉपिक चालू नहीं कर रहा हूँ, हम लोग ज़रा 5 मिनट्स वेट करेंगे, देन आई एंड दिस लेक्चर, बट फॉर नाउ यहाँ तक ही रखते हैं आज के लिए।